स्टार्ट करते हैं एवरीबॉडी। अपन ने क्या किया है, सॉल्यूशन को इफ यू रिकलेक्ट दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सो विल डू बोथ द पार्ट्स टुगेदर कि पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2। ऐसे दोनों साथ में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। सॉलिड यार, तुम लोग तो अनबिलीवेबल हो। डोंट इवन थिंक ऑफ डूइंग both the parts together. Sir, can you stop talking? Please don't talk. Obviously, you cannot be doing part 1 and part 2 together. That is not possible only, nor it is advisable. Not possible मतलब मैं तुम्हारी कैपेसिटी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, पर्सनली नहीं लेना। अगर तुम बोलोगे नहीं अब तो मैं दोनों साथ में करके ही दिखाएगा, ऐसे कैसे सर ने बोल दिया कि नहीं हो सकता है, नॉट लाइक दैट, बट नेवर एडवाइजेबल। बिकॉज पार्ट 1 के ऊपर तुम्हारा फोकस क्या रहेगा? व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट 1? बाय द वे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर आपको आगे का 12 महीने का सोचने की जरूरत ही क्या है? एडमिशन ऑफ द पार्टनर के बाद 12 महीने में क्या हुआ, आई विल नॉट थिंक अबाउट इट एट ऑल। मेरे दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। My entire focus should be only on the admission of the partner on 1st April 2010. तो admission of the partner में अपन जो normally करते हैं, that is exactly what I'm expecting you to do. थोड़ा भी कुछ अलग सोचने की जरूरत नहीं है कि admission के बाद 12 महीने में क्या हुआ, ये अपन part 2 के टाइम पे बात करेंगे। Right now we are only focusing on what accounting steps we are supposed to do, what accounting procedure you are supposed to follow at the time of admission of the partner. So I am very sure आपको याद रहेगा, तो प्लीज मुझे बताओ कि when there is a problem relating to admission of the partner, what is the first thing that we do? Order में चाहिए मुझे। That is wrong. Anybody recollects? Sorry? Ratio table. Obviously you can never start with the solution of admission, retirement, death till the time जो भी missing ratios रहेगा आप वो missing ratios find नहीं कर लेते। It is very important to find missing ratios, जिसके लिए अपन ratio का table prepare करेंगे। I think आपका format already ready है, तो चलो आपके format में सबसे पहला partner कौन है? X है, सेकेंड पार्टनर इज Y, थर्ड पार्टनर इज Z। अपन जनरली क्या करते हैं, Z को सर्कल कर दो, बिकॉज दिस इज द पार्टनर हु इज एडमिटेड इनटू द फर्म। बोलो मेरे को नेक्स्ट कॉलम का हेडिंग क्या है? आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर, बिकॉज दिस सेशन इज फॉर योर रिविजन। सो नेक्स्ट इज ओल्ड शेयर। अभी ओल्ड शेयर के लिए मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में 99% केसेस में आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ ही रहता है। चेक करो ओल्ड रेशियो दिया है क्या? 7:5। तो इसको आप क्या करते हो, ये जो ओल्ड शेयर है उसके ऊपर लिख दो 7:5। तो ओल्ड शेयर कितना आएगा मुझे बताइए? फर्स्ट पार्टनर का ओल्ड शेयर आएगा 7/12। तो आप एक्स के सामने लिखोगे 7/12, Y के सामने आएगा 5/12। ऑब्वियसली Z का कोई ओल्ड शेयर नहीं है, सो दैट इज योर कॉलम नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा दैट इज न्यू शेयर। फिर आपका नेक्स्ट कॉलम रहेगा विच इज कॉल्ड एज अ सैक्रिफाइस, विच इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर ज़्यादा रहेगा, न्यू शेयर कम रहेगा, उसी को तो आप सेक्रीफाइस बोलते हो। सेक्रीफाइस का मतलब है एक नया पार्टनर अगर एडमिट होता है, सो ईच ऑफ द 2 ओल्ड पार्टनर विल हैव टू सेक्रीफाइस देयर शेयर इन प्रॉफिट। उसके बाद गेन रहेगा, ऑब्वियसली गेन विल बी न्यू माइनस ओल्ड। ओके चलो अभी चेक करो प्रॉब्लम में और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बिकॉज रेशियो के लिए डिफरेंट प्रॉब्लम द डिफरेंट इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन, तो वो आपको प्रॉब्लम पढ़ के खुद फाइंड करना है। कैन यू प्लीज टेल मी, क्या न्यू शेयर दिया हुआ है? Z का शेयर दिया हुआ है कि नहीं? कितना? 1/6। तो Z का न्यू शेयर के सामने लिख दो 1/6। अब ये 1/6 है ना, कुछ नहीं दिया रहेगा। लिसन टू माई क्वेश्चन केयरफुली बिफोर यू आंसर। कुछ नहीं दिया रहेगा, देन वी विल अज्यूम सैक्रिफाइस विल बी इन विच रेशियो?
ओल्ड रेशियो विच इज 7:5, लेकिन यहाँ पे तो सेक्रीफाइस आपको क्लियरली दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है आपको, पढ़ो वहां पे. Z का क्या दिया हुआ है? Z was to have 1/6 share which he purchased 1/8 from X and 1/24 from Y, paying 20,000 for that share of goodwill. अभी 20,000 for each share of goodwill इसको जाने दो, वो अपन जब ये accounting steps करेंगे तभी करेंगे. But which he purchased 1/8 from X and 1/24 from Y. Anybody, what is this 1/8 and 1/24? Sacrifice, yeah. So कितना sacrifice X ने किया है is 1/8. कितना sacrifice Y ने किया है is 1/24. अभी क्या करने का, I mean ये सॉल्वेबल है क्या? बहुत सारा डिनोमिनेटर है. देखो ये लोग का डिनोमिनेटर में क्या क्या है. देख 6 दिख रहा है मुझे डिनोमिनेटर में, 8 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 24 दिख रहा है. इतना सारा डिनोमिनेटर थोड़ी चलेगा. सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज्ड टू डू इज मेक द डिनोमिनेटर एग्जैक्टली द सेम. कैन एनीबडी प्लीज लुक एट ऑल द 4 डिनोमिनेटर एंड टेल मी विच इज अ कॉमन दैट यू कैन टेक. 24. तो बताओ ये जो 7/12 है, दिस विल बी हाउ मच बाय 24? बोलो यार, इतना स्लो करोगे तो मेरा पोर्शन ही नहीं होएगा. तुम लोग पढ़ के नहीं आते हो क्या यार? कल ही तो ये 20 मिनट डिस्कस किया था प्रॉब्लम. सो कैन यू प्लीज बी क्विक इन आंसरिंग द क्वेश्चंस. 14/24 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 7/12 है, उधर इंटू 2/2 हो जाएगा. दिस विल बी 14/24. बोलो 5/12 में भी वही आएगा 2/2, तो ये हो जाएगा 10/24. उसके बाद 1/6 दिया हुआ है. बोलो इधर क्या लिखो, इंटू व्हाट? 4/4. सो 1/6 इंटू 4/4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4/24 हो जाएगा. 1/8 में क्या आएगा बोलो, इंटू व्हाट? 3/3. तो ये कितना हो जाएगा? 3/24. और यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. दिस विल बी 1/24. अभी पहला क्या चीज वेरीफाई करोगे? विच 2 थिंग्स सेक्रीफाइस शुड बी इक्वल टू गेन. गेन किसको हुआ है बताओ इसमें? Z को कितना गेन हुआ है? 4/24. और सेक्रीफाइस किसने किया है? X और Y ने. X ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 3/24. Y ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/24. ये दोनों को पहले ऐड करके देखने का. 3/24 plus 1/24 has to be equal to 4/24. Your total sacrifice should be equal to total gain. हेलो, यहाँ तक एवरीबडी? क्या था मैथ्स का पेपर में? को लोचा था क्या? आधे जने से स्विच ऑफ दिख रहे हैं मुझे. 1 ही घंटे का पेपर था ना, तो उसके बाद आधा घंटा ब्रेक भी तो था. वो फाइल बंद करो यार मैथ्स का, और अकाउंट्स का फाइल चालू करो. चलो अभी क्या करो बोलो? इतना तो हो गया. अभी एक्स का न्यू शेयर कैसे आएगा? एनीबडी? व्हाट माइनस व्हाट? ओल्ड शेयर था 14/24 माइनस सेक्रीफाइस है 3/24. सो कितना आएगा? 11/24 आएगा. वैसे ही y का कितना आएगा? 9/24. 10/24 माइनस 1/24 9/24. सो आपका न्यू रेशियो कितना हो जाएगा फाइनली? 11:9:4. ये रेशियो करेक्ट है कि नहीं, ये वेरीफाई कैसे करने का? ये तीनों को ऐड करने का. एंड द टोटल हैज टू बी इक्वल टू व्हाट? 24 विच इज देयर इन द डिनोमिनेटर. या तो ये हमेशा पहले करने का. इसमें शॉर्टकट वगैरह ट्राई नहीं करना प्लीज. फाउंडेशन में तो ये टेबल बनाना ही बनाना है आपको. 12th में रेशियो बहुत इजी होते थे, सो यू कुड थिंक ऑफ अवॉइडिंग इट, बट फाउंडेशन लेवल पे अवॉइड करने का नहीं सोचना प्लीज. तो ये हो गया अपना. अभी अपन स्टेप से स्टार्ट करेंगे. एडमिशन ऑफ द पार्टनर में देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट वी फॉलो. एक बार मिसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया. एनीबॉडी रिकलेक्ट्स व्हाट इज माय स्टेप नंबर 1? राइट ओपनिंग बैलेंसेस इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट. बोले आपका फर्स्ट अकाउंट कौन सा है? विच इज योर फर्स्ट अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस रहता है क्या? नहीं. विच इज अ सेकेंड अकाउंट? कैपिटल अकाउंट. दोनों कैपिटल को टिक मार्क करो. बैलेंस शीट में दोनों कैपिटल को टिक मार्क करो, और कैपिटल को टिक मार्क करके आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन.
Capital obviously will have credit balance, so let buy balance brought down, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपका आ जाएगा। बोलो उसके बाद और कोई अकाउंट है जिधर आपको बैलेंस लिखना पड़ता है? बैंक अकाउंट, सो बैंक के बैलेंस को टिक मार्क करो। ये दोनों कैपिटल टिक मार्क हो गया, बैंक को टिक मार्क करो। बैंक अकाउंट एसेट साइड पे दिया है तो उसका डेबिट बैलेंस है, सो इट विल बी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैंक का बैलेंस हो गया 14,000। इसको अपन लोग, अगर आपको याद रहेगा थियरी अभी तक, तो अपन इसको स्टेप नंबर 1 बोलते थे, राइट ओपनिंग बैलेंसेस इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट। समझो आपको इसी प्रॉब्लम में जर्नल एंट्री पूछा रहेगा तो क्या ये ओपनिंग बैलेंस का जर्नल एंट्री आएगा कि नहीं? सी देयर इज अ डिस्टर्बेंस, दिस इज रियली डिस्टर्बिंग मी व्हेन समबडी इज लुकिंग हियर एंड देयर। सेकंड लास्ट बेंच, प्रणव क्या कर रहे हो? नहीं क्या बता ना, क्या बैंक का लिखना था? तो बैंक का बैलेंस किधर लिखने का? अरे तो तू उसको क्या पूछ रहा था? दैट इज डिस्टर्ब माय फ्लो। मैं क्या बार बार एक ही चीज बोलूं? क्या आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम? बैंक का बैलेंस किधर लिखने का? फाउंडेशन के 1 महीने पहले तेरे को क्वेरी है। अरे जो भी क्वेरी था, रेस योर हैंड एंड आस्क मी। ये बंद करो यार अभी ये सब। यू डोंट अंडरस्टैंड दैट अवर फोकस गोज अवे जब एक क्राउड में मूवमेंट चालू हो जाता है। See now I lost my flow. Thank you for that. And thank you for keep on doing it all the time. ऐसा तो नहीं है कि मैं तुझे फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं। 12 महीना तेरे को समझाया मैंने ये पूरा 2024, और वापस 2025 में तू वही कर रहा है। चुपचाप इधर फर्स्ट बेंच पे बैठना, सीए बनना है तो उसको तो क्वेरी पूछेगा लेक्चर के बीच में। चला तुम्हारा 1200 घंटे का इंटर का पोर्शन में खत्म ही नहीं कर पाएगा। 1200 hours is your CA inter portion which is to be completed in 6 months, क्योंकि तुम्हारे पास ही 6 महीना है। दिन का 8 घंटा तो हम लोग लेते हैं, अभी तेरे को क्या चाहिए? दिन का 12 घंटा चालू कर दूं मैं? क्योंकि तुम लोग सुधरते ही नहीं हुए फालतूगिरी में से। तो शट योर ब्लडी माउथ। तेरे को क्वेरी है, मेरे को पूछ, एक बार नहीं 10 बार समझाएगा। बट ये जो फालतूगिरी है ना, इसकी वजह से बच्चे सीए में फेल होते हैं। बिकॉज एग्जाम में ऐसे बाजू में देखते हैं ना तो कोई नहीं रहता है, खाली बेंच रहता है, और अपने को आदत है ना ऐसे बाजू में पूछने का, और अचानक एग्जाम में लोनली फील होएगा, समझ में नहीं आएगा। ये लूज योर मेंटल कंट्रोल। ऐसा एक नहीं, हजारों बच्चों के साथ होता है बिकॉज ऑफ दिस हैबिट्स। क्यों क्लासरूम में अकेले नहीं बैठते हो? क्यों दोस्त के साथ बैठते हो? क्या सीए का पेपर तू दोस्त के साथ देने वाला है जॉइंटली? सीखना ही नहीं है यार तुम लोग को, एक आदमी कितना भी समझाएगा। What I am talking is not out of anger. What I am talking is out of concern. क्योंकि मुझे दिख रहा है तेरे साथ क्या होएगा, लेकिन तुझे नहीं दिख रहा है बेटा। मैं सीए करता था ना, थ्रू आउट फर्स्ट बेंच पे बैठता था, और मेरे जो भी बैच में फ्रेंड्स थे ना, उनको बाजू में बैठने को मना कर देता था। फ्रेंड्स आउटसाइड द क्लासरूम, क्योंकि एग्जाम हॉल में यू डोंट हैव एनी फ्रेंड, यू आर अलोन। तो अचानक एग्जाम हॉल में तुम अकेला करने की ट्राई करोगे ना तो होएगा नहीं। वो जो अकेला करने की ट्राई है ना, वो डे इन डे आउट लेक्चर में करना पड़ता है, तब जाके वो आदत पड़ता है। तुम लोग में से तो मेजोरिटी बाजू वाले में देख लेते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने देगा ना 10 बार तुम लोग बाजू में चेक करते हो, और फिर एग्जाम में अचानक बावले हो जाओगे। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है महाराष्ट्र बोर्ड का, फिक जाएगा सीएमए से, समझेगा भी नहीं। अच्छे अच्छे फिक जाते हैं, और एक ही रीजन, दे जस्ट डोंट नो कि 3 घंटा अकेला बैठने का कैसे, विदाउट टॉकिंग टू एनीबडी, हाउ टू सॉल्व इट। क्योंकि साल भर हमने जो क्लासरूम में किया रहता है वही एग्जाम में होएगा तेरे साथ। क्योंकि साल भर हम क्लासरूम में क्या करते हैं, एक सम सॉल्व करने के लिए 5 बार बाजू वाले की बुक में देखना पड़ता है अपने को। एक टोटल किया, एक कैलकुलेशन किया, बाजू वाले से चेक करो, एक एंट्री पास किया, बाजू वाले से चेक करो। दिस इज डिजास्टर।
और अगर आपको लगता है कि नहीं अचानक एग्जाम के दिन में कुछ चमत्कार हो जाएगा तो साल भर प्रैक्टिस एक चीज करेगा और अचानक एग्जाम में दूसरा हो जाएगा, ऐसा बेटा पॉसिबल नहीं है। जो तू साल भर प्रैक्टिस करेगा वही तेरे साथ एग्जाम में होएगा। नथिंग डिफरेंट विल हैपन ऑन दैट डे वेर यू टू राइट 3 hour अकाउंट्स पेपर अलोन, सो मेनी चैप्टर्स टुगेदर विदाउट एनी सपोर्ट। तो अगर एग्जाम इज विदाउट एनी सपोर्ट, why you need support in the classroom? Ask yourself, why don't you sit alone or sit with somebody who is not known to you, जिसके साथ तेरा talking relation भी नहीं है। That is the correct way to become chartered accountant. इस बात को समझो, इस बात को मानो, अभी भी लेट नहीं हुआ है, वरना बावले हो जाओगे सीए इंटर में। 6 महीने में 1200 घंटा इज नॉट अ जोक। 6 months only is what we people get to complete your portion. 1200 हमको लगता है, बाकी लोग 900 950 में खत्म कर देते हैं। हम लोग ने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा है, because the syllabus is so vast and we can't do a compromise in the quality. और ऐसे में भी तुम लोग यही करोगे, टीचर इधर पढ़ता रहेगा, तुम लोग बात करोगे, बाजू वाले के बुक में देखोगे। मत करो, सेपरेट हो जाओ, कल के लेक्चर से सेपरेट हो जाओ प्लीज। दोस्तों के साथ बैठना बंद करो। दोस्ती है ना मॉल में, मूवी में, गार्डन में, इधर क्लासरूम में काहे की दोस्ती? थोड़ी तेरा दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा ना, तू नहीं बनेगा तो उसके सैलरी में से तेरे को पगार देगा। ठेला नहीं देगा, एक ठेला, और काय को दे? तो कौन सा दोस्त, कहाँ का दोस्त? कोई दोस्त नहीं है। डोंट लर्न ऑल दिस इन अ बिटर वे फ्रॉम लाइफ, rather learn from my experiences if I'm sharing with you. तो बुरा वक्त आता है ना, एक दोस्त, एक रिलेटिव, कोई साथ में नहीं रहता, चूहे की तरह साले भाग जाते हैं। चाहिए तो पैसा मांग के देख किसी से, बोल मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, 2 लाख रुपया दे, तेरा नंबर ही ब्लॉक कर देगा। और कै को देगा? एवरीबडी हैज देयर ओन फाइनेंशियल कमिटमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो रियल वर्ल्ड में ना कोई दोस्त नहीं है। क्रिकेट ग्राउंड पे दोस्त अच्छा लगता है, this is the serious battlefield. Your behavior in this classroom will decide whether you will become chartered accountant or no, and which quality chartered accountant. And once this is battlefield, there is no friend there. Don't sit with anybody who is known to you if you really want to be quality chartered accountant. And if that is not objective, you are at a wrong place. चलो एनीवे, स्टेप नंबर 1 हो गया। हाँ, मैं आपको क्या पूछ रहा था कि अगर आपको जर्नल एंट्री पास करना रहेगा तो मुझे बताओ, स्टेप नंबर 1 में जब भी आप ओपनिंग बैलेंस लिखते हो तो क्या उसका कोई जर्नल एंट्री पास करते हो? नहीं करते हो। एनीबडी रिकलेक्ट स्टेप नंबर 2? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व। ये कहाँ पे दिया रहता है? लायबिलिटी साइड पे चेक करो, कोई रिजर्व है क्या? नहीं है। नीचे वाले प्रॉब्लम में है, देखो वो नीचे वाले प्रॉब्लम में जनरल रिजर्व है जो अपन सॉल्व करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व बस एक ही रहता है और कुछ नहीं। एक्यूमुलेटेड लॉसेस किधर दिया रहेगा? उसका कोई एग्जांपल दे सकते हो? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। हेलो, आर यू देयर? पक्का? ओके फाइन। चलो तो स्टेप नंबर 2, लायबिलिटी साइड पे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया रहता है, एसेट साइड पे जो एक्यूमुलेटेड लॉस दिया रहता है, उसको राइट ऑफ करो। तो स्टेप नंबर 2 नहीं है। बोलो एवरीबडी नाउ कलेक्टिवली, व्हाट इज स्टेप नंबर 3? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। प्लीज मेरे को एग्जैक्टली काउंट करके बताओ कि अपने को ये प्रॉब्लम में कौन सा एसेट या लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन दिया हुआ है? मशीनरी और बस, वो 2 को टिक मार्क करो क्योंकि वो 2 में ही रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ ना कुछ दिया हुआ है। चलो मशीनरी के बारे में क्या दिया हुआ है, ये रहा देखो। इट वॉज फर्दर एग्रीड दैट, आई रिपीट, इट वॉज फर्दर एग्रीड दैट मशीनरी शुड बी रिड्यूस्ड बाय 10%। ये बाय और टू को बहुत ध्यान से पढ़ने का, मीनिंग चेंज हो जाता है पूरा। तो मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। चलो यार बहुत सिंपल है, ये प्रॉफिट है कि लॉस है? कितना? 2000। किधर लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू मशीनरी आएगा 2000। तुरंत से मशीनरी को टिक मार्क करो।
और मशीनरी को कौन सा बैलेंस शीट में लिख रहे हो आप बाय द वे? आफ्टर एडमिशन वाला, पार्ट 2 की तरफ जाना भी नहीं। आफ्टर एडमिशन वाला जो बैलेंस शीट है उधर लिखो मशीनरी, उधर आएगा 20 में से 2000 गया तो 18,000 आएगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, क्या दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट शुड बी रिड्यूस्ड 2, देखो इधर 2 दिया हुआ है, उधर बाई था, इधर 2 दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट शुड बी रिड्यूस विद मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 8,000। अभी इन्वेस्टमेंट है 12,000 का, 12,000 का मार्केट वैल्यू 8,000 है, तो अगेन इसके अंदर अपने को क्या है एवरीबॉडी? लॉस है। सो 2 इन्वेस्टमेंट आएगा 4,000, 2 इन्वेस्टमेंट करके लॉस आएगा 4,000। फिर इन्वेस्टमेंट को भी प्लीज टिक मार्क कर दो, और इन्वेस्टमेंट को भी अपना बैलेंस शीट में लेके जाओ मार्केट वैल्यू पे। इन्वेस्टमेंट आएगा उधर 8,000। हाँ, अभी मैं क्या करूं, बाकी जो एसेट्स एंड लायबिलिटी है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब आई विल हैव टू ट्रांसफर दैट इन द न्यू बैलेंस शीट एट व्हाट वैल्यू? बुक वैल्यू। सो कर दो, अभी से कर दो। फर्नीचर को ट्रांसफर करो 4,000 विदाउट एनी चेंज। स्टॉक 10,000, डेटार 6,000, और लायबिलिटी साइड पे क्रेडिट आर 16,000। तो जो भी एसेट एंड लायबिलिटी में रिवैल्यूएशन नहीं रहेगा, फटाक से उसको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर देने का। आप देख सकते हो ये सब तो आपने ना 12th स्टैंडर्ड में भी बहुत किया रहेगा। आई मीन दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अभी अपन क्या करते हैं, हाउ डू वी एंड स्टेप नंबर 3? डू यू रिकलेक्ट एवरीबडी? रिवैल्यूएशन को क्लोज करो। क्लियरली लॉस है, तुम्हारा डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है तो लिखो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। विच पार्टनर्स, विच रेशियो? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। सो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो, उसमें लिखो एक्स एंड वाई। ये लोग का ओल्ड रेशियो है ना 7:5 है, अगर आपको याद रहेगा तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाजू में ब्रैकेट में लिखते हो 7:5, 7:5 में डिवाइड करो। बोलो फर्स्ट पार्टनर का शेयर इन लॉस कितना है? 3,500। सेकंड का कितना है? 2,500। तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली हो जाएगा, और इसको ट्रांसफर करो कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देने का रिवैल्यूएशन लॉस, ब्रैकेट में आएगा रिवैल्यूएशन लॉस, एंड दैट इज द एंड ऑफ एवरीबडी। व्हाट वी कॉल दैट एज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, इफ यू रिमेंबर, इज द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यूली एडमिटेड पार्टनर। प्लीज चेक करके बताओ कि नया वाला पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया है? 25,000। वेरी सिंपल जर्नल एंट्री एवरीबडी। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कहीं पे आपके पास बैंक अकाउंट रहेगा तो बैंक अकाउंट में लिखो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 25,000, और देयरफॉर कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय बैंक अकाउंट। जेड इज योर थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट एंड सेकेंड में डैश आएगा, एंड थर्ड कॉलम में आएगा 25,000। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 4। आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट, ये बहुत बेसिक है, इसके लिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा है। चलो उसके बाद मुझे बताओ स्टेप नंबर 5 अपना गुडविल वाला रहेगा। अब मुझे बताओ, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हाउ मच इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म? 1,20,000। बिकॉज व्हाट इज 20,000? जेड का शेयर, और जेड का शेयर है कितना? 1/6। मतलब इन्होंने जब भी फर्म का गुडविल वैल्यू किया रहेगा तो फर्म का गुडविल है 1,20,000, उसका 1/6 है 20,000। एनीवे डोंट नीड टोटल गुडविल बाय द वे, मैं तो खाली तुम्हारा कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कर रहा था। तो 20,000 है शेयर इन गुडविल। अभी इसमें ना दो पॉसिबिलिटी अगर आपको याद रहेगा शेयर इन गुडविल में, या तो वो शेयर इन गुडविल का पैसा लेके आएगा और यहाँ डायरेक्टली आप पार्टनर के अकाउंट में एडजस्ट करोगे। तो प्लीज मुझे पढ़ के बताओ कि क्या वो शेयर एंड गुडविल का पैसा लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है? लेके आ रहा है। कैन यू फ्रेम अ जर्नल एंट्री? यू आर इन सीए फाउंडेशन, यू आर नॉट इन 12th स्टैंडर्ड। सीए फाउंडेशन में क्या एंट्री आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। 12th में क्या था? टू गुडविल, या बट एक मुझे बताओ ना, ये टू गुडविल में गलत क्या है? गुडविल एसेट होके क्रेडिट कैसे कर सकते हो? नंबर 1।
नंबर 2, उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल रहेगा तो गुडविल अकाउंट तुम्हारे बुक्स में आ ही नहीं सकता। इट इज क्लियर वायोलेशन ऑफ योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 विच इज रिलेटिंग टू योर इंटेंजिबल एसेट। चलो, तो अपना फर्स्ट एंट्री एवरीबॉडी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट में लिखो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट में लिखो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो शेयर ऑफ गुडविल। ये इससे पहले 25,000 भी लिखा है ना तुमने, ये दोनों में फर्क क्या है? वो जो 25,000 है वो कैपिटल है और ये 20,000 शेयर इन गुडविल है। तो मैं जनरली अलग एंट्री पास करता हूँ और उधर ब्रैकेट में लिखने का शेयर ऑफ गुडविल, और इसका सेकेंड इफेक्ट तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय बैंक अकाउंट और जेड के कॉलम में जाएगा 20,000। अभी किसी को याद है ये 20,000 को अभी अपने को क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल जर्नल एंट्री था विच वॉज द कॉमन जर्नल एंट्री इन एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। किसी को याद है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हु आर गेनिंग पार्टनर्स? जेड अकेला, बराबर है। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइस कैपिटल अकाउंट। अभी इसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में किधर आएगा? दोनों साइड पे आएगा। तो पहले टू में लिखो टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल, और ये दोनों का फिगर कौन से कॉलम में आएगा? जेड में। आप मेरे को बताओ ये लोग ने सेक्रीफाइस क्या रेशियो में किया? एनीबडी? 3:1। ये रहा देखो 3/24, 1/24, सो 3:1 में किया हुआ है। तो आप प्लीज 20,000 को 3:1 में डिवाइड करो, कितना आएगा? 15,000 और 5,000। ये दोनों फिगर कौन से कॉलम में लिखा है आपने? जेड में। अब बोलो इसका नेक्स्ट इफेक्ट है ना, क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे? बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। बी वेरी केयरफुल नाउ। अब ये फिगर किसके कॉलम में आएगा? एक्स एंड वाई में आएगा। 15,000 एक्स में आएगा, 5,000 वाई में आएगा। ये हो गया आपका गुडविल। एनीबडी एनी डाउट इन गुडविल? किसी को चाहिए कि मैं ये गुडविल का पॉइंट थोड़ा डिटेल में करवाऊं? आप भूल गए हो और यूर कंफर्टेबल? ओके, ये हो गया स्टेप नंबर 5। बोलो नेक्स्ट क्या करने का? क्लोज करने का। कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बंद हो चुका है। आपको याद है कैपिटल अकाउंट में और एक एडजस्टमेंट आ सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर एडजस्ट करने के लिए बोला रहेगा तो अपन पार्ट 1 पार्ट 2 में कैपिटल अकाउंट को ब्रेक करते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सो लेट टू बैलेंस कैरी इट डाउन। बोलो फर्स्ट पार्टनर का कैपिटल एनीबडी? 36,500 इज करेक्ट। सेकेंड पार्टनर 27,500। जेड का तो 25,000 ही आएगा। गुडविल का 20,000 तो उसका दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, तो बैलेंस 25,000 आएगा। ये तीनों को ट्रांसफर करो लायबिलिटी साइड में, पार्टनर्स कैपिटल्स। ये तीनों को लायबिलिटी साइड में लेके जाओ, पार्टनर्स कैपिटल्स। एक्स वाई जेड तीनों इनर कॉलम में, तीनों का टोटल बाहर लेके जाओ। बोलो हाउ मच इज द टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स टुगेदर? 89,000। लायबिलिटी साइड पे तीनों का कैपिटल लिखो, तीनों का टोटल इनर कॉलम में टोटल करो, टेक इट इन द आउटर कॉलम एंड यू विल हैव टोटल कैपिटल इज 89,000। वैसे ही प्लीज आप अपना बैंक अकाउंट बंद करो। बैंक अकाउंट में 2 बार पैसा आया है, देख 14,000 का ओपनिंग बैलेंस, फिर 25 आया, फिर 20 आया, सबका टोटल मारो। एनीबडी बैंक अकाउंट? 59,000 बाई बैलेंस कैरी डाउन, ये जाएगा एसेट साइड पे। ऑब्वियसली योर बैलेंस शीट नेवर हैज एनी चॉइस, इट हैज टू टैली एट ₹1,05,000।
स्टॉप राइटिंग और मुझे बताओ कि एग्जाम कंडीशन में ये जो पार्ट 1 है, जो पपलू था, यू एग्री, ये लैंग्वेज एकदम सिंपल था, क्योंकि ऐसा सम तो अपन ने 12th में भी बहुत बार किया हुआ है। क्या लगता है आपको एग्जाम कंडीशन में पार्ट 1 को कितना टाइम लगना चाहिए? अरे फॉर्मेट एग्जाम में ड्रॉ करके नहीं दिया रहता है, फॉर्मेट अपने को ही ड्रॉ करना रहता है। 10 से 15 मिनट, उससे ज्यादा क्या लगेगा यार? डू यू एग्री? एंड दैट इज एडवांटेज। क्या पार्ट 1 पार्ट 2 को मिक्स करोगे ना, तो कुछ नया सोचने की जरूरत पड़ सकती है। सो आई एम अ ग्रेट बिलीवर कि एग्जाम में भी पार्ट 1 सेपरेटली करने का, पार्ट 2 सेपरेटली करने का, ताकि पार्ट 1 में तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, मैकेनिकल है यार, 10 मिनट में तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। अब मैं आ गया पार्ट 2 में, और जब मैं पार्ट 2 में आएगा ना, तो मेरे को पार्ट 1 भूल जाने का। बिकॉज पार्ट 2 में मुझे बता सकते हो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा इफ आई एम इन पार्ट 2? 11:9:4, जो आपने ऑलरेडी न्यू रेशियो कैलकुलेट किया हुआ है। पार्ट 2 का मतलब क्या है? इट इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, और इज इट आफ्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर? बस अभी 1 ईयर आफ्टर द एडमिशन ऑफ द पार्टनर में आपने क्या क्या ओपन किया हुआ है? 4 अकाउंट है। विच इज द फर्स्ट अकाउंट? appropriation accounts. Listen to me carefully now. ये है easy but different है, because you have not done it many times. तो देख, सबसे पहले क्या याद रखने का कि आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। हाउ मच इज अ नेट प्रॉफिट गिवन टू यू एवरीबडी? इज 52,450। कोई बता सकता है कि नेट प्रॉफिट को मैं किधर लिखूं? Profit and loss appropriation account, credit side. So please write down there, by net profit before appropriations. ये आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, by net profit before appropriations. How much is a net profit everybody? 52,450. Now listen to me very very carefully. एक चीज याद रखना कि अगर आपको चाहिए कि आपका दूसरा वाला बैलेंस शीट भी टैली हो, आई रिपीट, अगर आपका दूसरा वाला बैलेंस शीट जो है वो 12 महीने के बाद वाला बैलेंस शीट है, उसको अगर आपको टैली करना है, तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हर एक ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट नहीं देते हो, तो फिर आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होएगा, बिकॉज यू आर वायलेटिंग डबल एंट्री सिस्टम। तो ये नेट प्रॉफिट है 52,450, उसका सेकंड इफेक्ट क्या आएगा ये आपको सोचना पड़ेगा। एक्चुअली तो नेट प्रॉफिट के लिए पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, पूरा पीएल अकाउंट सब दिया होना चाहिए था, लेकिन आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दिया हुआ है, आपको पीएल अकाउंट भी नहीं दिया हुआ है। सो द क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। ये जो नेट प्रॉफिट है 52,450, व्हाट विल बी द सेकंड इफेक्ट ऑफ दैट? सॉरी, नो, नीचे कैरी डाउन करने के लिए वो पीएल अकाउंट तूने बनाया किधर है? अरे मेरे को एक बात बता, तेरा बेस क्या है? व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट? चलो मैं मेरा क्वेश्चन अलग तरीके से पूछता हूँ। व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट? कैन आई से इज अ बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर इज योर स्टार्टिंग पॉइंट? कैन आई से दैट इज लाइक अ ओपनिंग बैलेंस शीट? यस और नो? तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी आपको दिया हुआ रहेगा, उसका आप डबल इफेक्ट देते हो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जो दिया रहेगा उसका सिंगल इफेक्ट देते हो? सिंगल इफेक्ट देते हो। डू यू एग्री? चलो तो मैं उधर से तुमको पहले स्टार्ट करवाता हूं, सो विल अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज प्रॉपरली। आई कम टू दैट। पहले है ना, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट के ऊपर फोकस करते हैं। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट? सबको क्लियर है? ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब जो बैलेंस शीट मेरे को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, विल आई टेक दैट एज ए ओपनिंग बैलेंस शीट? नो। विच वन इज ओपनिंग बैलेंस शीट ऑन विच डेट? 1 April 2010 आफ्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर। डू यू एग्री? तो चल अपन उसको ओपनिंग बैलेंस शीट लेके मैं उधर से तुमको स्टार्ट करवाता हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। देख, तुमको एक ही चीज याद रखना है, बिकॉज ये चीज मैंने तुमको बहुत बार समझाया हुआ है, वेदर इट इज सिंगल एंट्री, वेदर इट इज एनपीओ, कभी भी ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर कुछ दिया रहेगा तो ये सब तो ऑलरेडी टैली है,
ओपनिंग बैलेंस शीट में तो आपने ऑलरेडी डबल एंट्री सिस्टम अच्छे से फॉलो किया है, क्योंकि आपका एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल इज एग्जैक्टली द सेम। मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट तो मेरा ऑलरेडी डबल एंट्री के ऊपर ही बना हुआ है। तो इन शॉर्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी दिया रहेगा उसका मेरे को सिंगल इफेक्ट देना है। डू यू एग्री विद दैट? ओके, सो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल है ना, उसका इफेक्ट किधर रहेगा मुझे बताओ? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा कि ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। so, आपका पार्ट 2 का जो कैपिटल अकाउंट है, पार्ट 2 का कैपिटल अकाउंट में ये ओपनिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के सामने जो भी तुम्हारा बैलेंस शीट में कैपिटल है, 36,500 इज द फर्स्ट वन, 27,500 द सेकेंड वन, 25,000 द थर्ड वन। वैसे बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था बैंक का बैलेंस? 59,000। हाँ, अभी मुझे प्लीज चेक करो, एसेट साइड पे जाओ। कौन सा बैलेंस शीट एवरीबॉडी? ओपनिंग बैलेंस शीट इज आफ्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर, जो आपने प्रिपेयर किया है, नॉट द बैलेंस शीट विच इज गिवन टू अस। वो तो बैलेंस शीट खत्म हो गया। आई एम नाउ फुल्ली फोकसिंग ओनली ऑन द बैलेंस शीट विच इज गिवन टू मी ऑन 1st April 2010, विच आई हैव ओनली प्रिपेयर्ड, विच इज आफ्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर। उसके एसेट साइड में सबसे पहले क्या है? मशीनरी। कितना है? 18,000। अब है ना, मशीनरी के ऊपर लॉजिकली डेप्रिसिएशन होना चाहिए था। डू यू एग्री? लेकिन क्या पूरे प्रॉब्लम में कहीं पे भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, विच इज एब्सर्ड। 12 महीना अगर आप मशीनरी यूज करोगे तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा? बट व्हाट कैन आई डू इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन? मैं तो मेरा एजम्पशन लिख के आएगा और मैं डेप्रिसिएशन को इग्नोर मारेगा। तो कहीं पे नोट लिख दो, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, depreciation on machinery is ignored since no information is given. Depreciation on machinery is ignored since no information is given. ओके, तो क्या करो, मशीनरी को एज इट इज हमारा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो। सो मशीनरी को लिखो, हाउ मच वुड यू राइट मशीनरी देयर फॉर एवरीबॉडी? 18,000। इनफैक्ट सेम नोट तुम्हारा फर्नीचर के लिए भी आएगा। सो वहीं पे आप मशीनरी एंड फर्नीचर कर सकते हो। फर्नीचर को भी एज इट इज ट्रांसफर करो, फर्नीचर आएगा 4,000। इन्वेस्टमेंट को भी एज इट इज ट्रांसफर करो। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, सबको मुझे उसी वैल्यू पे ट्रांसफर करना पड़ रहा है। कैन यू टेल मी? मतलब व्हाट आई एम टॉकिंग इज एब्सर्ड। क्योंकि कैसे आपका डेटर थोड़ी सेम रह सकता है, क्रेडिटर कैसे सेम रहेगा, स्टॉक कैसे सेम रहेगा, बट बिकॉज इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं? स्टॉप राइटिंग। बताओ, मैं एक बड़ा एजम्पशन करने वाला हूं। दैट इज रॉन्ग, आई नीड अ बेटर एजम्पशन। आई एम गोइंग टू, ओके, आई विल एक्सप्लेन। ये वाला पॉइंट है ना, मैं आपको बोनस करके एक चैप्टर था उसमें करवा चुका हूं, दोबारा कर रहा हूं। द की मैं बताएगा मैं या द की एजम्पशन वी आर मेकिंग कि जो भी नेट प्रॉफिट है, हाउ मच इज द नेट प्रॉफिट? 52,450। द बोलने तो दो, ऐसे क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि अब तुमको याद आने लगा अचानक। It's okay, I will, but I want to use the proper language. The assumption is generally जो नेट प्रॉफिट होता है, जनरली क्या होता है पहले समझ लो। जनरली जो नेट प्रॉफिट होता है ना, ये पूरे वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो जनरली जो
नेट प्रॉफिट होता है ना, उसकी वजह से आपका डेटर में कुछ चेंज रहता है, आपका स्टॉक में कुछ चेंज रहता है, आपका कैश और बैंक में कुछ चेंज रहता है, आपके क्रेडिटर्स में चेंज होता है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, ये बहुत सारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है जिसमें 100%, नॉट 99%, 100% चेंज होता है बिकॉज ऑफ द नेट प्रॉफिट. बट बिकॉज प्रॉब्लम में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी वाइटल assumption, and that assumption is there is no change in any other current asset or current liability except only one, and cash at bank, which means I am presuming that the entire profit of 52,450 is a cash profit, क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं है. बिकॉज अगर डेप्रिसिएशन होता तो मुझे ऐड बैक करना पड़ता जो हमने एक बोनस वाले सम में किया था, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. तो ये सम में कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है. सो आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी वाइटल assumption that since no information given, there are no changes in any other current asset and any current liability except only one, and that is cash or bank. उसकी वजह से मैं क्या करूँगा, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये जितने भी करंट एसेट है, जितने भी करंट लायबिलिटी है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पूरे 12 महीने में इनके अंदर कोई चेंज नहीं आया. तो ये सब का सब मैं एज इट इज 12 महीने के बाद का जो बैलेंस शीट है उसमें ट्रांसफर कर दूंगा. डिड यू फॉलोड एवरीबडी? ओके. सो क्या करो, बैलेंस शीट में से क्रेडिटर भी मारो ट्रांसफर, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर, ये सब जो भी आपका 1 अप्रैल वाला बैलेंस शीट में था, वॉट एवर वॉज देयर इन योर 1 अप्रैल वाला बैलेंस शीट, एज इट इज आप 12 महीने के बाद का जो बैलेंस शीट है विच इज ऑन 31 मार्च 2011 उधर ट्रांसफर कर दो. यहां तक क्लियर है? नाउ आई अगेन कम बैक टू नेट प्रॉफिट. माय ओरिजिनल क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट का एक इफेक्ट किधर दिया है सबने, मुझे वापस बताओ. अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. बट एक इफेक्ट दोगे ना तो बैलेंस शीट टैली होने का सवाल ही नहीं आता है, बिकॉज ये जो नेट प्रॉफिट है ना ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिया है. दिस नेट प्रॉफिट इज नॉट गिवन इन द ओपनिंग बैलेंस शीट. ये करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है जो ट्रांजैक्शन है तुम्हारे लिए. खाली एक्चुअली नेट प्रॉफिट क्या है मालूम है? द वे आई लुक एट द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज द समरी ऑफ डिफरेंस बिटवीन इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. बहुत सारा इनकम है मेरा, बहुत सारा एक्सपेंसेस है, उसका एक एक करके अगर मुझे डिटेल दिया रहता ना तो मैं एक एक का डबल इफेक्ट देता. और एक्चुअली गिवन द डबल इफेक्ट ऑफ परचेस, सेल, सैलरी, वेजेस, हर एक का डबल इफेक्ट देता. लेकिन मुझे ना इनकम या एक्सपेंसेस का कोई ब्रेकअप ही नहीं दिया हुआ है, मुझे दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है विच इज कॉल्ड एज ए नेट प्रॉफिट. लेकिन मुझे नेट प्रॉफिट का भी तो डबल इफेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट का डबल इफेक्ट नहीं दिया तो मेरा बैलेंस शीट टैली कैसे होगा? चल अभी और कितना बोलो, मैं बोलो नेट प्रॉफिट का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? Cash or a bank account, exactly, because we are presuming that the entire net profit is the cash profit. So cash or bank account में आएगा 2 cash net profit. कैश और बैंक अकाउंट में आएगा 2 कैश नेट प्रॉफिट और इसका भी अमाउंट आएगा 52,450. चलो अभी मैं लास्ट पैरा पढ़ रहा हूँ एवरीबडी. लास्ट पैरा में आपको ट्रांजैक्शन दिया हुआ है 12 महीने का, कि पार्टनर के एडमिशन हो जाने के बाद 12 महीने में और क्या क्या हुआ है. देख क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैज टू बी इग्नोर्ड. तो फिर बोलने की क्या जरूरत थी, हम तो वैसे भी इग्नोर ही करने वाले थे. यू रिमेंबर ना, अगर कुछ नहीं दिया रहेगा then provisions of the partnership act 1932 will apply, as per which there is no interest on capital, no interest on drawings. याद है कि सब गया? कुछ नहीं दिया रहेगा
सपोज प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया रहेगा तो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। कोई बता सकता है? कुछ नहीं दिया रहेगा मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर भी कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा, देन ऑल्सो देयर इज वन एडजस्टमेंट दैट यू विल हैव टू डू, 6% per annum interest on partner's loan, but no interest on capital, no interest on drawing, no salary, remuneration, commission to the partner। तो ये बोल रहा है interest on drawings is to be ignored। Anyway, I was supposed to ignore, तेरे को 1.5 आना बनने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद है but interest on capital is to be allowed at the rate of 5% per annum। चलो interest on capital का मुझे 2 इफेक्ट कोई बता सकता है? जर्नल एंट्री मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं कल ही, तो डायरेक्टली मुझे इफेक्ट बताओ। फर्स्ट इफेक्ट अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड, तो राइट डाउन अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स। अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड इट इज टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स, उसको अंडरलाइन करो। नेक्स्ट लाइन एक्स वाई जेड। और बताओ 5% कौन से फिगर पे लोगे आप? एक्स का कैपिटल कितना है? 36,500, उसका 5% बोलो कितना? 1,825 इन द इनर कॉलम। नेक्स्ट है तुम्हारा 5% ऑफ 27,500, 1,375 इज करेक्ट। थोड़े 25,000 का 5%, 1,250। ये तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में निकालो। नो, stop writing, please stop writing, you have got confused। मैंने आपको है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत डिटेल में करवाया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये वाला एडजस्टमेंट सिंगल एंट्री में भी आता था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में, ये वाला एडजस्टमेंट आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी आता था, इंट्रोडक्शन में भी आता था। डज एनीबडी रिकलेक्ट कि क्यों मुझे ड्राइंग्स माइनस नहीं करना चाहिए? एज शी सजेस्टिंग, मुझे ड्राइंग्स क्यों माइनस नहीं करना चाहिए व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? किसी को याद है? बिफोर आई रिवाइज इट। एग्जैक्टली, 2 टाइप के ड्राइंग्स हुआ करते थे, आज भी है, हमेशा रहेंगे। एक रहता है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, दूसरा रहता है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। कैन यू प्लीज टेल मी कि अगर प्रॉब्लम में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यू विल टेक ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। डू यू रिकलेक्ट देयरफॉर देयर आर 2 ट्रांजैक्शंस which affects calculation of interest on capital? Additional capital introduced and capital withdrawn। So I conclude interest on capital के लिए 3 चीजें वाइटल है। नंबर 1, the opening balance of partners capital। नंबर 2, further capital introduced by partner। नंबर 3, drawings out of capital। तो ये वाला जो ड्राइंग्स आपको दिया हुआ है, नथिंग इज मेंशन्ड। एंड व्हाई ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल आप एज्यूम नहीं कर सकते हो? आई मीन यू कैन आर्ग्यू विथ मी कि सर कुछ नहीं दिया हुआ है, देन आई वुड लाइक टू एज्यूम ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। व्हाई आई कांट? बिकॉज इज ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल a regular normal transaction के strictly abnormal? Why drawings out of capital is dangerous? क्योंकि कैपिटल अगर कम हो गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जबकि हर एक बिजनेसमैन का एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं बिजनेस को बड़ा करूं, तो उसके लिए it is never advisable to withdraw capital। So you can't on your own assume drawings out of capital, कुछ नहीं दिया रहेगा, then it is always drawings out of profit। I hope it is clear। Yeah, ऑफ कोर्स गुड्स के ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो हर एक पार्टनर कैश विड्रॉ करना बंद कर देगा, गुड्स विड्रॉ करके दुकान के बाजू में एक बाकड़ा लगा के वो गुड्स बेच देगा और बाद में घर में पैसा लेके जाएगा। मतलब तो कितना खराब हो जाएगा।
मतलब मेरा ही कोई कस्टमर रहेगा तो उसको मैं बोलूंगा कि बाजू में वो पान वाले की दुकान पे मिल, मैं यहाँ से गुड्स विड्रॉ करेगा, उसको गुड्स दे के पैसा लेके घर लेके जाएगा। हा हा हा, क्या आइडिया किया, अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा। यू सीरियसली थिंक दैट इज पॉसिबल? ऑब्वियसली नो। तो चाहे वो कैश विड्रॉ करे, चाहे वो गुड्स विड्रॉ करे, इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, एंड देयरफॉर अगर बोला रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो वो कैश और गुड्स दोनों के ऊपर आएगा। चलो ए भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकंड इफेक्ट दे दो। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट एवरीबॉडी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस, और कोई ट्रांजैक्शन है कि हो गया? एनीबॉडी, एनी अदर ट्रांजैक्शन? जल्दी बोलो यार। ये रहा ना ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर। बोलो ड्राइंग्स का जर्नल एंट्री बोलो, तीनों पार्टनर ने ड्राइंग किया हुआ। एनीबॉडी? दो इफेक्ट बता दो ना डायरेक्ट, दो इफेक्ट। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू ड्राइंग्स, और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड कुछ नहीं दिया हुआ है, देन इट इज ऑब्वियसली ड्राइंग्स आउट ऑफ मनी, पैसा विड्रॉ किया रहेगा। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू ड्राइंग्स, और उधर आप तीनों का ड्राइंग्स लिख दो, 16,325, 13,875 एंड 3250। और सामने आपके बैंक अकाउंट में आएगा बाय ड्राइंग्स। चलो अभी मेरे को अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करो, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में फाइनल प्रॉफिट कितना आया वो बताओ। अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फाइनल प्रॉफिट क्या करोगे? इसको कौन से पार्टनर्स में डिवाइड करोगे? ऑल द थ्री ना? चलो सर, राइट डाउन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्लीज क्लोज योर अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स XYZ। आपका न्यू रेशियो है 11:9:4, तो न्यू रेशियो में डिवाइड करो 48,000 डिवाइड बाय 24, 2000 इंटू 11, 22,000 आया फर्स्ट। डिवाइड करो इन द न्यू रेशियो। फर्स्ट पार्टनर का कितना आया? 22,000, 9 2 18। सेकेंड कितना? 18,000 एंड 4 2 8, 8,000 आया। ये तीनों तो आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट टैली हो जाएगा। ये तीनों को ट्रांसफर करो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, प्लीज राइट डाउन बाय नेट प्रॉफिट। Now please close your capital account, close your bank account. पहले कैपिटल अकाउंट क्लोज करो, you will get two balance carried down. कैपिटल अकाउंट में आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? एनीबॉडी? फर्स्ट पार्टनर 44 एग्जैक्ट ना? 44,000 इज द कैपिटल ऑफ योर फर्स्ट पार्टनर। चलो चलो बोलते जाओ। 33,000 is also correct. The capital of the second partner is 33,000. 31,000 is also correct. The capital of the third partner is 31,000. ये तीनों कैपिटल को लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करो। तीनों कैपिटल को लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करो। पार्टनर्स कैपिटल्स, वैसे ही प्लीज आपका बैंक अकाउंट बंद करो। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 78,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन इज 78,000। and therefore balance sheet obviously has to tally at rupees 1,24,000। तो आपका पार्ट टू का बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, एंड दैट इज 1,24,000। बोलो everybody, did you follow this? It's one of the most beautiful problem that I have seen at foundation level. I just wish that they should ask this.
और नहीं तो क्या, पपलू पपलू पूछते रहते हैं यार, सब लोग स्कोर करते हैं। सीधा बात है ना यार, सब लोग स्कोर करेंगे तो फिर हमारा वैल्यू कैसे होएगा? थोड़ा तो डिफरेंस तो होना चाहिए कि नहीं? ये सब एग्जाम में आ गया तो बहुत जन के लिए इजी रहेगा ये सब, क्योंकि ये लोग को दिखेगा ही नहीं कि बैलेंस शीट 1 साल के बाद का है। तो बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम बहुत इजी है, ऐसे ही करके आ जाएंगे। क्या मस्त टैली हो गया। हाँ, पार्ट 1 टैली हो जाएगा लेकिन मार्क्स 0 मिलेगा, क्योंकि पार्ट 1 तो पूछा ही नहीं है। एक्चुअली तो पूछा खाली पार्ट 2 है। सो वो लोग का पार्ट 1 टैली हो जाएगा लेकिन मार्क्स 0 मिलेगा, बिकॉज एग्जाम में पूछा तो पार्ट 2 ही है। क्वेश्चन नंबर 2 एवरीबडी, अगेन अ वेरी गुड प्रॉब्लम on your admission of the partner. Please read it if you have already not done that. पढ़ा रहेगा तो भी एक बार पढ़ लो। इसका तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, खाली एक ही डिफरेंस है, इन्होंने पूछा क्या है, समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच, जर्नल एंट्रीज। चलो चलो 2 पेज का जर्नल करो, 2 पेज का जर्नल ड्रॉ करो। 3rd पेज पे देख आपको पूछा क्या है, कैपिटल अकाउंट पूछा है और बैलेंस शीट पूछा है, वो दोनों तुम्हारे 3rd पेज पे आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तुम्हारा पेज नंबर 3 पे आ जाएगा। फर्स्ट 2 पेज विल बी योर जर्नल। 9-10 एंट्री आएगा, डोंट नो एग्जैक्टली, बट देयर आर मेनी एंट्रीज दैट विल कम, और एग्जाम में तो विद नरेशन लिखना कंपलसरी है। 2 पेज का जर्नल, 3rd पेज पे तुम्हारा कैपिटल अकाउंट भी पार्ट 1 पार्ट 2 है ये सब में। एनीबडी वाई पार्ट 1 पार्ट 2? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 5 देखो कि तो कैपिटल अकाउंट में ऐसा छोटा सा मत बना देना, 12 से 14 लाइन चाहिए रहेगा, 14 लाइन तक जाएगा, और उसके नीचे तुम्हारा बैलेंस शीट आ जाएगा। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, 2 पेज का जर्नल, 3rd पेज पे कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। और कुछ वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा क्या, क्या लग रहा है आपको कि जरूरत नहीं है? रेशियोस नहीं, उसके पहले का पूछ रहा हूँ। इज देयर एनी अदर अकाउंट दैट यू थिंक दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर इन द वर्किंग, इवन ये पूछा नहीं है तो? बैंक अकाउंट, एग्जैक्टली। रिवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा कैलकुलेटर पे हो जाता है, लेकिन बैंक अकाउंट वर्किंग में करना ही पड़ेगा। So your balance sheet will tally at rupees 1,75,000. Balance sheet will tally at rupees 1,75,000. काउंट करके बताओ तो, हाउ मेनी जर्नल एंट्रीज? 8 ना? अबे 8 है कि 9 है, पक्का बोलो। 8 is the correct answer. Next one is retirement of the partner, question number 2. Question 1 is your homework, easy है, आप ट्राई कर सकते हो, कुछ क्वेरी रहेगा तो पूछ लेना। क्वेश्चन 1 is a very easy problem, I don't want to waste time on that. Question number 2. आपका बैलेंस शीट का टोटल कितना आया एवरीबडी? 1,75,000 your balance sheet should tally. Everybody quickly move to question number 2 of retirement of the partner. Please read it very carefully.
क्वेश्चन 2 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 you will find very easy, so you can please try that as homework today itself. Everybody read question number 2, which is on retirement of the partner. चलो बेटा पढ़ो 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 फटाफट पढ़ो. चलो फॉर्मेट इज एक्चुअली वेरी सिंपल इन ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट. बोलो एवरीबडी फर्स्ट क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट. तो ये सब तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. क्विकली ड्रॉ करो. प्लस आपका लास्ट का 6 लाइन में 7 लाइन में रेशियो टेबल भी आएगा, वो भी ड्रॉ करो. This is a standard problem on retirement of partner. Chalo everybody, if your format is not ready, please make it ready. Revaluation account, partners capital accounts. लास्ट लाइन में ना कैश अकाउंट दिया हुआ है, लेकिन बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक दिया हुआ है. सो प्रिपेयर कैश और बैंक अकाउंट. एंड फाइनली इट इज बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2019. ब्रैकेट में हम लिखते हैं आफ्टर रिटायरमेंट. स्टार्ट करते हैं प्लीज. विल स्टार्ट विथ व्हाट? रेशियोस टेबल. चलो रेशियो टेबल एवरीबडी. तीनों में से कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? अरे हरी मतलब तुम्हारे ऑर्डर में सेकंड पार्टनर हरी, उसको सर्कल करो. पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब भी बनाते हो तो उसमें जो मिडल कॉलम है हरी का, उसके ऊपर पेंसिल से सर्कल कर देने का. और अपन गलती से लास्ट पार्टनर को रिटायर कर देंगे, अपने को आदत है. तो इस बार सेकंड पार्टनर है हरी, जिसको आपको रिटायर करना है. चलो एवरीबडी रेशियो टेबल. क्या क्या दिया हुआ है रेशियो टेबल के लिए? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:3:2. और कहीं पे तो न्यू रेशियो दिया है 3:2 बिटवीन राम
which is the first partner, and Mohan, which is the third partner. चलो, तो ये तो सिंपल है रेशियो टेबल, देखो ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, डिनोमिनेटर को सेम करो and find out how much is the sacrifice and how much is the gain. बोलो गेन किसका है? राम को गेन है ऑब्वियसली. हाउ मच इज राम का गेन? एनीबडी? 11/35. ये राम का गेन हो गया. फिर और गेन किसको है? मोहन को भी गेन है 4/35. सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ऑब्वियसली हरी सेक्रीफाइस कर रहा है 15/35. ये रेशियो टेबल के एंड में क्या वेरीफाई करते हो? टोटल सेक्रीफाइस एंड टोटल गेन शुड ऑलवेज बी द सेम. चलो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा स्पीड में प्लीज कर सकते हैं. हाउ डू यू स्टार्ट विद एवरीबडी वंस अगेन? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. चलो कैपिटल को टिक मार्क करो और कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख, 15 लाख एंड 10 लाख. स्पीड करेंगे थोड़ा और साथ में करेंगे. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया. फिर कैश और बैंक को टिक मार्क करो. 2 लाख रुपए का कैश और बैंक है तो कैश और बैंक को टिक मार्क करो. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. योर कैश और बैंक इज रुपीज 2 lakhs. कैश और बैंक इज रुपीज 2 lakh. ओके, अपना स्टेप्स बहुत सिमिलर है, वेदर इट इज एडमिशन और रिटायरमेंट, स्टेप्स आर वेरी सिमिलर. बोलो एवरीबडी, विच इज द नेक्स्ट स्टेप विच इज नॉट देयर इन दिस प्रॉब्लम? रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस. ये वाला है नहीं तो इसको इग्नोर करते हैं. विच इज द नेक्स्ट वन? कम ऑन एवरीबडी. रिवैल्यूएशन. एडजस्टमेंट नंबर 1 से लेके 6 तक ये सब तुम्हारा रिवैल्यूएशन है. बोलो लैंड एंड बिलिंग में क्या लिखूं? Buy, land and billing. Go to your evaluation account. Buy, land and billing, how much? 3 lakhs. Land and billing is appreciated by 30%. 10 lakh का 30% is 3 lakh. Immediately land and billing को tick mark करो और इसको new balance sheet में लेके जाओ. How much the land and billing in the new balance sheet? 13 lakhs. मशीनरी. बोलो क्या लिखूं मशीनरी में? टू मशीनरी अकाउंट. इट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%. टू मशीनरी अकाउंट. कितना आया? 3,40,000. 3,40,000. मशीनरी को भी न्यू बैलेंस शीट में लेके जाओ तुरंत से. हाउ मच इन द न्यू बैलेंस शीट? 13,60,000. नेक्स्ट है आपका स्टॉक. टू स्टॉक अकाउंट. स्टॉक का वैल्यू पहले 5 लाख था, अब 450 हो गया तो 50,000 का लॉस हो गया. सो टू स्टॉक अकाउंट 50,000 और स्टॉक को भी न्यू बैलेंस शीट में लेके जाओ एट अ करंट वैल्यू ऑफ रुपीज 4,50,000. ये थर्ड हो गया. फोर्थ है प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%. बोलो क्या लिखूं? टू डेटर आएगा? डेटर नहीं, पीएफडी आएगा. सो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आएगा 5% ऑफ 6 लाख 30,000. डेटर को टिक मार्क करो. डेटर जाएगा न्यू बैलेंस शीट में इनर कॉलम में 6 lakhs. न्यू बैलेंस शीट में इनर कॉलम में 6 लाख.
less provision for bad debts, less provision for bad debt. 5% of 6 lakh is 30,000. So outer column में आएगा 5,70,000. ये हो गया नंबर 4. बोला एनीबडी? नंबर 5 थोड़ा ध्यान से पढ़ना. प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस है. ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ sundry creditors of 50,000 to be written back. कैसे लॉस हुआ? मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं. ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ क्रेडिटर ऑफ 50,000. मेरे बुक्स में पुराने क्रेडिटर्स का 50,000 का बैलेंस है. इज टू बी रिटर्न बैक मतलब आपको उसको बुक्स के अंदर लाना है कि बुक्स में से निकालना है? हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब तुम ये बोल रहे हो कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया था पहले तो इसका बैड डेट्स हो गया था और अब मैं सॉल्वेंट हो गया तो उसके लिए वो बैड डेट रिकवरी हो गया. वैसा वाला स्टोरी है तुम्हारा? तो बोलना क्या चाह रहे हो? ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000. व्हाट डज दैट मीन? मेरे बुक्स में ये क्रेडिटर का बैलेंस है कि नहीं है? नहीं है. कहां लिखा है नहीं है? ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 इज टू बी रिटर्न बैक. मतलब मैंने बुक्स में लिखा है, उसको मेरे को बुक्स में से निकालना है. बुक्स में से निकाला हुआ मैं क्यों बुक्स में लाएगा? थोड़ा लॉजिक बताओ ना. खुद तो भी एटलीस्ट एग्जांपल क्रिएट करो. नोशनल, क्योंकि डेटार में ऐसा होता है मेरे को मालूम है. क्योंकि मेरा डेटार इंसॉल्वेंट हो गया तो मेरा पैसा डूब गया तो मैंने उसका अकाउंट मेरे बुक्स में से निकाल डाला. फिर उसके पास कहीं से पैसा आ गया तो डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया. ये डेटार के साथ हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ. मतलब मैंने एग्जैक्टली क्या किया? 50,000 को पहले बुक्स में से निकाल दिया. काय के लिए? मैं इंसॉल्वेंट हो गया. तो मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो मेरा बिजनेस चल कैसे रहा है? बिकॉज इंसॉल्वेंट होता है तो बिजनेस तो पूरा चला जाता है. You are unnecessarily getting confused by which word? Return back. ऐसे कोई जिंदगी से गया रहता है वो कम्स बैक, ये वो वाला बैक नहीं है. ये रिटर्न बैक, ये वो नहीं. व्हाट इज इट ट्राइंग टू से इज, सी मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि लैंग्वेज 100% करेक्ट नहीं होता है. आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई द लैंग्वेज बट इट इज ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 इज वेरी कंक्लूसिव फॉर मी. ये ऐसे थोड़ी बोल रहा है कि वो 50,000 जो पहले मैंने बुक्स में से राइट ऑफ कर दिया था. इट्स नथिंग लाइक दैट. सो आई विल बी वेरी वरीड टू इंटरप्रीट कि किसी वजह से मैंने 50,000 को बुक्स में से निकाल दिया था और वो एक ही वजह हो सकती है और वो वजह ये है कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया और फिर मैं सॉल्वेंट हो गया. अब मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो मेरा तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगा एज पर द पार्टनरशिप एक्ट. एज सुन एज द यू बिकम इंसॉल्वेंट योर फर्म इज सपोज टू बी डिसॉल्व्ड. टाइम बार हो गया मतलब टाइम बार होने के लिए 3 साल लगता है, तेरे को मालूम? और वो टाइम बार तब होता है जब 3 साल तक वो क्रेडिटर क्लेम नहीं करता. उसने अपने को अगर एक व्हाट्सएप भी डाला रहेगा तो खत्म स्टोरी. और तुझे नहीं लगता है सीरियसली नॉनसेंस है? जस्ट बिकॉज यू वांट टू जस्टिफाई व्हाट यू इनिशियली थॉट. 3 साल तक ऐसा कौन दुनिया में क्रेडिटर है जिसने मेरे से पैसा मांगा ही नहीं रहेगा? अगर आई डोंट वांट टू चैलेंज, इट इज इम्पॉसिबल. प्यार में पागल हो गया रहेगा, 3 साल तक होश नहीं आया रहेगा, होश आया तो याद आया मेरे को 50,000 लेने का, समथिंग लाइक दैट. और अगर ऐसा हुआ भी रहेगा, व्हाई वुड आई एग्री टू पे? अगर वो टाइम बार हो गया तो व्हाई वुड आई एग्री टू पे? हे भगवान, आजकल के बच्चे कसम से यार, तुम्हारी क्रिएटिविटी का लिमिट ही नहीं है. एनीवे, we will go by the institute solution. Definitely
इसका मतलब यही है कि आपके जो पुराने कोई क्रेडिटर है 50,000, जिसके साथ आपका शायद डिस्प्यूट चलता रहेगा क्वालिटी ऑफ द गुड्स को लेके, इनवॉइस को लेके, इवेंचुअली डिसाइड हो गया कि 50,000 राइट बैक करना है, मतलब जिसको आपने बुक्स में लिखा था उसको बुक्स में से आपको निकालना है. सो दिस शुड बी ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट. सो लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, by sundry creditors the amount is 50,000. creditor को टिक मार्क करो 5 लाख को. so how much will be your creditors in the new balance sheet? 4,50,000. चलो नेक्स्ट क्या करोगे, नहीं बताओगे? अरे बोलो यार, बार बार ब्रेक मत लो. क्लोज करो रिवैल्यूएशन अकाउंट को. लॉस मिलेगा शायद आपको. रिवैल्यूएशन अकाउंट शायद लॉस मिलेगा. 70,000 आपका डेबिट साइड ज्यादा है. सो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बोलो विच पार्टनर विच रेशियो? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, मतलब तीनों आ जाएंगे. 20,000, 30,000, 20,000. द टोटल लॉस इज 70,000. 20, 30, 20. तो कैपिटल अकाउंट में आएगा 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस. लॉस की वजह से कैपिटल आपका कम हो जाता है. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लाइकवाइज इन कैपिटल अकाउंट इट इज 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट. अभी चलो गुडविल के बारे में कुछ दिया है नहीं, गुडविल के अलावा और एक है ना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में क्या दिया है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर सरेंडर्ड एंड कैश ऑब्टेन 350. हाउ मच इज द, किसको ये हॉर्न मारे मेरे को कभी देखना है. ये हॉर्न किसको मार रहा है? कबूतर बीच में आ गया उसको हॉर्न मारा है. इंसान लोग तो बहुत सिंसियर है नावेडेज. नावेडेज है, पहले ऐसा नहीं था. Nowadays they have become sincere. पहले तो थोड़ा दिल टूटता था, ट्रेन के सामने खड़े रह जाते थे, इडियट्स थे. अब सबको समझ में आ गया रियलिटी. या चलो, सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बुक वैल्यू कितना है? 0. Why? Anybody? Stop writing. First method. What first method is called? प्रीमियम मेथड. मतलब इन्होंने क्या किया रहेगा, जो भी प्रीमियम उन्होंने इतने साल पे किया था उसका क्या किया, वो पीएल अकाउंट में खर्चा करके डाल दिया. यू आर ट्रीटिंग प्रीमियम पेड ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस. यू आर ट्रीटिंग दैट एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो आपने उसको पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया रहेगा. दैट इज द रीजन there is no joint life policy on the asset side. अब बात निकली है तो थोड़ा ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में. एटलीस्ट मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी डिस्कस करना है. ऊपर देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना है, 1,60,000 और उसके लिए एडजस्टमेंट नंबर 4 दिया हुआ है. सो रीड दैट. आई वांट टू डिस्कस जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोथ द मेथड्स. सो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होमवर्क है उसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी 160 दिया हुआ है और नीचे डायलॉग क्या दिया हुआ है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एट अ सरेंडर वैल्यू आफ्टर बीस रिटायरमेंट. द सरेंडर वैल्यू इज ₹1,50,000. सो कोई मुझे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का बताओ. क्वेश्चन नंबर 1 में जॉइंट लाइफ पॉलिसी में प्रॉफिट है कि लॉस है? कितना? सिर्फ 10,000 का. क्योंकि इन्होंने मिस्टेक क्या किया है पता है आपको, इन्होंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू पे नहीं मेंटेन किया. वेयर एज इफ यू रिमेंबर मेथड 2, as per the method 2 the joint life policy should always appear
in the balance sheet at its surrender value. इन्होंने surrender value से थोड़ा ज़्यादा value पे लिखा है 1,60,000, लेकिन अब डिसाइड हो गया कि 160 वाले को 150 में लाना है, मतलब वो वाले प्रॉब्लम में आपको 10,000 का लॉस हो जाएगा. कैन यू प्लीज टेल मी, वो वाले प्रॉब्लम में 10,000 का जो लॉस है, उस 10,000 के लॉस को आप कौन से अकाउंट में डेबिट करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. विच पार्टनर विच रेशियो? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में 10,000 के लॉस को डेबिट करोगे. एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल अपीयर इन योर न्यू बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट एट इट्स करंट सरेंडर वैल्यू, एंड द सरेंडर वैल्यू इज रुपीज 1,50,000. ये क्लियर है? बट क्वेश्चन नंबर 2 में कैन यू टेल मी प्रॉफिट है कि लॉस है? कितना? पूरा 3,50,000 का प्रॉफिट है, बिकॉज जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बुक वैल्यू इज 0. सो देयर आर 2 एंट्रीज रिक्वायर्ड टू बी पास. एनीबडी? अपन ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर किया, अपने को पैसा मिला 3,50,000. सो फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर रिसीविंग 3,50,000. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट to JLP. So write down cash or bank में to joint life policy, that is 3,50,000. कैश और बैंक में आएगा टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, दैट इज 3,50,000. और बताओ पूरा का पूरा 350 हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है. यू विल ट्रांसफर दिस प्रॉफिट इन विच पार्टनर्स विच रेशियो? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. सो कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी. आपके पास जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी. तीनों में डिवाइड करो 2:3:2. 7 है ना, 3,50,000 डिवाइड बाय 7 मतलब 70,000. एनीबडी हाउ मच फर्स्ट? 1,50,000 is the first one. Are you sure? I don't think so. 1,00,000, 150, 1,00,000. That's right. So 1,00,000 for the first partner, 150 for the second partner, 1,00,000 for the third partner. ये तीनों कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. गुडविल वाला पैरा पढ़ो क्विकली. गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज वैल्यूड एट 6,30,000. फिर आपको दिया हुआ है लास्ट में नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेस. इसको डेढ़ शाना बोलते हैं. जैसे तू नहीं बोलने वाला था तो मैं थोड़ी रेस करने वाला था साले. तेरे क्या लगता है मेरे को A26 नहीं मालूम है, मैं क्या गुडविल को रेस करेगा? तो गुडविल तो वैसे भी रेस नहीं करना है, बट आपको बोल रहा है गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज वैल्यूड एट 630 एंड हरीश शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन राम एंड मोहन. वो आर गोइंग टू शेयर द न्यू रेशियो इन 3:2. ठीक है यार, चलो. सो क्या करने का? इन शॉर्ट एक ही एंट्री आता है. बोलो व्हाट इज इट? गेनिंग टू सैक्रिफाइस. सो बोलो एग्जैक्ट एंट्री. Hari's capital account debit 2. So write down capital account में लिखो 2 Ram's capital to Mohan's capital. बोला अभी चेक करो राम का गेन कितना था? क्या उल्टा हो गया? ओके. सो हु इज गेनिंग पार्टनर? हाँ सर बोलो ना, बोलो ना. यू वांट मी टू स्टार्ट टीचिंग यू अगेन ऑल ओवर? खुद ही बोलता है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग. खुद ही बोलता है हरीज अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट. रेशियो का टेबल है आपके पास, वहां से देख लो. अकॉर्डिंगली मुझे फर्स्ट फिगर बताओ कैसे कैलकुलेट किया? 6,30,000 इंटू वॉट? 11/15. 11/15 करूं? 35 obviously, because you are not taking the share, you are taking the total goodwill 6,30,000. जो करना है करो. आंसर बोलो क्या है?
मेथड तुम्हारा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। 1,98,000 ओके। ये कौन सी कॉलम में लिखा? विच कॉलम? राम के कॉलम में। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब राम और मोहन को आपको डेबिट करना है। उसमें आएगा टू हरीश कैपिटल अकाउंट। सो राम में आएगा 1,98,000। एनीबडी? मोहन में कितना आएगा? 72,000। ये दोनों गेनिंग पार्टनर है। एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो बाकी दोनों को गेन मिला है तो ये डेबिट में आएगा। और सामने क्रेडिट में क्या आएगा? बोलो, बाय व्हाट? By Ram's capital account, by Mohan's capital account. Who is a sacrificing partner? Is Hari. तो हरी के कॉलम में क्रेडिट में आएगा 1,98,000 was the first figure and second figure anybody? 72,000. चेक करो अपना, और कुछ बाकी है कि हो गया? 8 और 9 बाकी है। अब आपको याद है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में क्या आप तीनों पार्टनर का कैपिटल साथ में क्लोज करते हो? सो विच वन वी ऑलवेज टेक फर्स्ट? रिटायरिंग पार्टनर। सो पहले हरी का कैपिटल क्लोज करो। हरी इज योर रिटायरिंग पार्टनर एवरीबडी। तो हरी का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ऑब्वियसली पार्टनर रिटायर हो गया है तो अपने को उसको उसका कैपिटल वापस देना पड़ेगा। 18,90,000 पूरा पे कर दो टू बैंक अकाउंट। दे डालो बिंदास, बिंदास दे डालो। नहीं क्यों? इंफॉर्मेशन नंबर व्हाट? 9 में दिया हुआ है अमाउंट ड्यू टू हरी is to be settled on following basis: 50% on retirement and balance 50% within 1 year। मतलब जितना पैसा देने का है which is 18,90,000 उसका 50% तुरंत पे करो और 50% एक साल के बाद पे करना है। मतलब उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? लोन अकाउंट में। कोई बताएगा हरी के कैपिटल में आप क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट, टू हरीश लोन अकाउंट। हरी के कैपिटल में आएगा टू बैंक अकाउंट एंड टू हरीश लोन अकाउंट। ये दोनों का फिगर जो है वो हरी के कॉलम में आएगा। बोलो अमाउंट, बोलो बैंक के सामने 9,45,000 और हरी के लोन के सामने भी 9,45,000। तो हरी के अकाउंट को टैली कर दो। ऑब्वियसली वो हरी का अकाउंट टैली हो जाएगा। बाकी दोनों अकाउंट में पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा, जगह बचाना। ऑब्वियसली ये सब आपको खुद से देखना है। और बताओ बाकी का जो सेकेंड इफेक्ट है, एक इफेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा बाय हरीश कैपिटल 945। बैंक अकाउंट में आएगा बाय हरीश कैपिटल इज 9,45,000। और दूसरा वो जो हरी का लोन है एवरीबडी, ये लायबिलिटी साइड में कैपिटल के लिए लाइन छोड़ देना 4-5 लाइन, फिर लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा हरीश लोन अकाउंट एंड दैट इज 9,45,000। अभी आप क्या करो, राम और मोहन का कैपिटल अकाउंट में पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा। हरी का कैपिटल अकाउंट तो टैली हो जाएगा। सो राम और मोहन में आएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। राम और मोहन में आएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। एनीबडी? 8,82,000 is the first one, that is Ram. $10,08,000 is third partner Mohan. 10,08,000। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट 1 क्लोज हो जाएगा। अभी आप पार्ट 2 स्टार्ट करो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्ट 2 में ऑब्वियसली हरी नहीं रहेगा।
वो रिटायर हो चुका है। पार्ट 2 में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट पार्टनर और थर्ड पार्टनर में फिगर्स लिखो। बताओ इसके नीचे ब्रैकेट में एक्चुअल कैपिटल्स। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के सामने आएगा एक्चुअल कैपिटल्स। हाँ, अभी सामने 2 लाइन छोड़ के आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सामने डेबिट साइड पे आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन ब्रैकेट में प्रोपोर्शनेट कैपिटल। एनीबडी, हाउ डू वी प्रोसीड इन दिस केस? 35 लाख किधर से आया? क्या दिया हुआ इन्फो नंबर 8 में? The total capital of the firm is to be same as before retirement. How much was the total capital of the firm before retirement? 35 लाख, वो सेम रहेगा और उसको आपको दोनों पार्टनर में 3:2 में डिवाइड करना है। सो बोलो एवरीबडी, फर्स्ट पार्टनर 21 लाख, सेकेंड पार्टनर 14 लाख। सो टू बैलेंस कैरिड डाउन, 21 lakh in the first column, 14 lakh in the third column, और ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल जाएगा लायबिलिटी साइड पे। पार्टनर्स कैपिटल राम एंड मोहन 21 lakh and 14 lakh. The total goes in the outer column as 35 lakhs. अब आप कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो। क्लियरली डेबिट साइड ज्यादा रहेगा because proportionate capital is much more than the actual capital. What do you call the difference? Deficit in capital. You let by bank account or by cash or bank account rather. So capital account को close करो। Clearly आपका डेबिट साइड सादा है। बाय कैश और बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखो डेफिसिट इन कैपिटल। Deficit in capital. How much for first partner? 12 lakh 18,000 is correct. And third partner 3 lakh 92,000. So capital account में है बाय बैंक अकाउंट। सो कहीं पे बैंक अकाउंट में आएगा टू राम्स कैपिटल, to Mohan's capital. Please close your cash or bank account. 12 lakh 15,000. Take it on the asset side. Bank account 12 lakh 15,000. Please take it on the asset side. And your balance sheet will tally at rupees 48 lakh 95,000. I would like to do question number 4, which is for death of a partner. 21 minutes are a lot of minutes. Please read question number 4. ध्यान से पढ़ना। हमने ऐसे सिमिलर 2 प्रॉब्लम किए हुए हैं ऑलरेडी। Similar 55 and 56. I can imagine how many times you would have done. So उसका सेम प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलर है। Question number 4, everybody, please read it carefully. ये ऐसे प्रॉब्लम लगते सिमिलर है बट कुछ ना कुछ चेंज होता ही है। You have to read the provisions of partnership deed very carefully. क्योंकि ये जो भी आपको दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि these are all provisions of your partnership deed.
दो बार ध्यान से पढ़ो, don't rush. My first question is, what will be the format of your solution? Anybody? P is current account. Who is P? Deceased partner. When he died? 30th September 2020. तो पहले P का current account आएगा, which will be very small, I think 6-7 lines, and then you'll have P's capital account. दोनों तुम्हारा एक ही पेज पे बैठ जाएगा, so please draw that. P's current account and P's capital account. Current account for 7 lines, and the rest of the page can be for P's capital account. I have to complete this problem. I have no choice, because tomorrow 9 to 1 I have to solve 5 problems of dissolution. Tomorrow is a dissolution day. Only 5 problem. One partner insolvent, all partner insolvent, excess capital method, maximum loss method. It's a very big chapter. Dissolution is a very big chapter, क्योंकि उसमें तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट वाला भी है और वो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन भी है. तो इसके लिए कल मैंने 9 to 1 रखा है डिसोल्यूशन. इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये प्रॉब्लम आज ही करना है. सो स्लो डाउन मत करना. डोंट वेट फॉर 1 o'clock. धीरे धीरे करते हैं, 1 बजेगा तो हो जाएगा. बिल्कुल नहीं होएगा. क्वेश्चन 3 होमवर्क तो जेन्यून वो गलती से प्रिंट हो गया. सेम प्रॉब्लम मेरा कराया हुआ है, वेरी सेम प्रॉब्लम. ये अपना टेक्स्ट बुक में से गलती से आ गया है, ध्यान नहीं गया मेरा. टाइम मिला तो कल करवा देगा क्वेश्चन 3, मोस्टली टाइम मिल जाएगा. 5 ही प्रॉब्लम है डिसोल्यूशन का. अरे पर लेक्चर भी तो बड़ा है 9 to 1. वो पता नहीं अभी, मैं ऐसे सोच के आता है फटाफट हो जाएगा, फिर मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को गार्नर वर्सेस मरे रिवाइज करना है, मैक्सिमम लॉस मेथड, एक्सेस कैपिटल मेथड. मरे मर गया लेकिन हमारे लिए त्रास छोड़ गया. एनीवे चलो स्टार्ट करते हैं. फॉर्मेट रेडी? चलो यार, ये 20 मिनट में हो जाएगा. सिंपल प्रॉब्लम है ये, क्योंकि ऐसा 2 प्रॉब्लम आपने किया हुआ है. मे आई स्टार्ट प्लीज? कहीं पे पहले करंट अकाउंट का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा. प्लीज सर्च. पॉइंट नंबर 6 के बाद एवरीबडी, तुम लोग प्लीज है ना इंटरनली बात करना बंद कर दो, तो 20-25 मिनट में होएगा. Otherwise will keep on getting delayed. Just answer the questions. Point number 6 के बाद दिया हुआ है, P died on 30th September. The amount standing to the credit of his current account as on 31st December 2019 is 5,000. मतलब this is the opening balance of current account 9 months before the death. Yeah? So बोलो करंट अकाउंट. आई एम श्योर आपको याद रहेगा, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस 5,000? हाउ डिड यू नो? टू द क्रेडिट ऑफ हिज करंट अकाउंट. टू द डेबिट दिया रहेगा, तो डेबिट साइड, हियर इट इज क्रेडिट. क्रेडिट साइड में हम डेट लिखेंगे 1st January 2020. Yeah, 31st December is the closing balance of last year. I would like to write the opening balance of the current year, which is on date column. नहीं बनाया है? Very good, proud of you. कोई बात नहीं, कोई बात, it's okay. Particulars column का एक टुकड़ा काट लो
और उसको डेट बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? अब इसमें भी डिस्कशन करोगे? कैसे ढूंढ लेते हो ना पॉइंट्स टू डिस्कस, क्या कला है मालूम है? चलो राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000, ये आपका करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो गया। एनीबॉडी रिकलेक्ट्स करंट अकाउंट में और एक एंट्री कौन सा आएगा? ड्राइंग्स उधर ही दिया हुआ है, देखो कंटिन्यू करते हैं वहीं पे। फ्रॉम दैट डेट अप टू द डेट ऑफ डेथ, जाने से पहले ये बिजनेस में से 30,000 का विड्रॉवल कर चुका है, दैट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स should not come in capital account because they are following fixed capital method, and because it is fixed capital method it will come in the current account debit side. Two drawings, current account के debit side में two drawings, और two drawings के सामने आपका फिगर आएगा, two drawings के सामने आपका फिगर आएगा 30,30,000। बस अब यहां से जो भी होने वाला है, यहां से जो भी होगा इस आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर। फिर जब पार्टनर का डेथ हो गया तो क्या फिक्स कैपिटल ने, क्या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, सो अब मैं क्या करेगा, इसके करंट अकाउंट को क्लोज कर देगा। और इसमें आप देख सकते हो अब करंट अकाउंट का डेबिट साइड सादा रहेगा। सो करंट अकाउंट नाउ विल हैव डेबिट बैलेंस एवरीबॉडी। सो डेबिट बैलेंस है तो बाय क्या लिखूं, बोलो? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, स्वर्ग में लेके जाएगा। सो क्या लिखोगे? बाय व्हाट? पार्ट पीस कैपिटल अकाउंट, बाय पीस कैपिटल अकाउंट। What is the amount everybody? 25,000। सो नीचे आपका कैपिटल अकाउंट रहेगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा टू पीस करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में आएगा टू पीस करंट अकाउंट 25,000। कहीं पे ना कैपिटल का बैलेंस भी ढूंढो, फर्स्ट लाइन। चाहे कमीने लोग ना साथ में नहीं देते हैं, करंट अकाउंट नीचे कैपिटल अकाउंट ऊपर, बच्चों लोग के साथ अत्याचार करते हैं ये लोग। फिक्स कैपिटल है, मैं तो तुम्हारी साइड पे रहेगा हमेशा। सो हुज फिक्स कैपिटल आर 30,000। चलो ठीक है कि फिक्स कैपिटल का क्या डेबिट बैलेंस हो सकता है कभी? हेलो, नो। व्हेन यू से इट इज फिक्स कैपिटल मेथड, your current account can have debit balance, but a capital account is anyway fixed, and therefore it will always have the credit balance. So capital account में आएगा by balance brought down, and that is 30,000। चलो अभी अपने को क्या करना है पता है? ये जो पार्टनर का डेथ हो गया उसके लिए there are some clauses given in partnership deed। तो आपको एक एक क्लॉज पढ़ना है और डिसाइड करना है कि व्हाट ऑल इज टू बी गिवन टू द डिसीज्ड पार्टनर। मुझे थियोरेटिकली बताओ तो ये सम को जाने दो। थियोरेटिकली बता सकते हो कि जो पार्टनर का डेथ हो गया है, व्हाट ऑल वी मे हैव टू गिव टू दैट डिसीज्ड पार्टनर। शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा, डू यू एग्री? क्योंकि ये पार्टनर 1 जनवरी को तो नहीं निकला है, 9 महीना वेट किया उसने, क्योंकि अपना अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर। तो 9 महीने के बाद ये पार्टनर का डेथ हो गया है, तो अपने को उसको शेयर इन प्रॉफिट देना पड़ेगा। अपने को उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा तो देना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा तो वो चार्ज करना पड़ेगा। फिर 9 महीने में
कुछ रीवैल्यूएशन हुआ रहेगा, कुछ एसेट लायबिलिटी में कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ रहेगा, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस में उसको शेयर देना पड़ेगा, गुडविल में उसको शेयर देना पड़ेगा, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह निकाला रहेगा, तो बिकॉज इसका डेथ हो गया तो पॉलिसी मेच्योर हुआ रहेगा, सो बाकी का पार्टनर का कुछ सरेंडर वैल्यू रहेगा, कुछ जॉइंट लाइफ पॉलिसी रहेगा. सो इन शॉर्ट व्हाट इज द मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स विच आर पॉसिबल, सारे के सारे ये सम के अंदर है मोस्टली, एक्सेप्ट मे बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. उसके अलावा पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि क्या क्या प्रोविजंस है, व्हाट ऑल इज टू बी गिवन टू द पार्टनर. एक एक करके पढ़ते हैं एवरीबडी. पहले तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक कर लेने का, इट इज 2:1:1. तो जो पार्टनर का डेथ हो गया, कैन यू प्लीज टेल मी उसका शेयर कितना है? 2 मतलब व्हाट इज हिज शेयर? 2/4. 2 बहुत अजीब लगता है. सो 2/4 इज हिज शेयर. तो क्या करो, आपका जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ना, पीस कैपिटल अकाउंट, उधर ब्रैकेट में 2/4 लिख दो, because you'll every time need what is P's share and P's share is 2/4. चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से. क्या दिया हुआ है नंबर 1 में? पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% per annum on their fixed capital, but no interest is to be allowed on the undrawn profit, or no interest is to be charged on their drawings. So basically ये बोल रहा है पार्टनर को इंटरेस्ट देना 8% per annum. Obviously we are right now focusing on only on the partner जिसका डेथ हो गया है. हम कोई तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे. क्यों नहीं बना रहे? बिकॉज ऑफ द सेकेंड लास्ट पैरा क्लियरली दिया हुआ है, you are required to prepare an account showing the amount due to मतलब obviously payable to. How much is the amount payable to P's legal heads as on 31st December 2020. मतलब अपने को बाकी दोनों का कैपिटल अकाउंट बनाना ही नहीं है. We'll have to only prepare the capital account of the deceased partner P. उसके लिए दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो बहुत सिंपल है, चेक करो इसका कैपिटल कितना है एवरीबडी. 30,000. 30,000 पे 8% पर एनम दे दो. बेचारे का डेथ हो गया, पूरे साल का इंटरेस्ट दे दो यार, डेथ हो गया, बीवी बच्चे को चाहिए रहेगा, अब पूरे साल का दे देते. यस और नो? डेफिनेटली नो. ऐसा सेंटी नहीं होने का. कितने, अरे रुक ना यार, तो रुक तो सही, तेरे को थोड़ा मजा तो लेने दे, आनंद तो लेने दे. लॉजिकली कितने महीने का इंटरेस्ट देना चाहिए? लॉजिकली 9 महीने का. कब से, कौन सा 9 महीना बताओ? 1 जनवरी से लेके जो दिन वो टपक गया 30 सितंबर, वो 9 महीने का इंटरेस्ट देना चाहिए लॉजिकली. बट यू कांट गो अगेंस्ट पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है. क्या दिया हुआ है? अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर. अगर किसी पार्टनर का डेथ हुआ, he is to be credited with his share of profit, interest on capital etc. calculated up to 31st December following his death. ऐसा तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया है, और ये क्लॉज ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है. और जब डीड में लिखा था ना, तब पता नहीं था कि तीनों में से कौन टपकेगा. सो दैट इज एनीवे एप्लीकेबल टू ऑल द 3. दैट इज वेरी लॉजिकल. तुम साथ में अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो उतना तो बनता ही है. प्लस क्यों पता है? कोई मुझे लॉजिक बता सकता है ना? छोड़ो ना लिखना, क्या बीच में लिखते रहते हो? मेरे कॉन्सेप्ट में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है. एनीबडी, कैन एनीबडी justify this conceptually? Why conceptually it is right to give share in profit, interest on capital? ये सब appropriation out of profit है by the way. Interest on capital मतलब सचमुच ये कोई खर्चा नहीं है, it is appropriation out of profit. So why is it more logical that we should give this for the full year and not only for 9 months? Yeah. Seasonal business रहेगा, maybe slightly better answer. The better answer could be the nature of the business is such that your revenue for the full year
is booked well in advance. You are not doing a retail business जहाँ हर महीने सेल होता है ना हर महीने प्रॉफिट होता है. It all depends. It can be a coaching class business where revenue is booked well in advance. एक बार एडमिशन हो गया, किसी ने सीबी में एडमिशन ले लिया 11-12 फाउंडेशन, पूरा साल का रेवेन्यू बुक हो गया, फिर हम नहीं पढ़ाए तो उसको वापस भी नहीं देना पड़ता है, हम खा जाते हैं. जाने दो, तुम्हारा स्पीड बहुत लो है, स्लो है. सो रेवेन्यू बुक हो जाता है. सो हो सकता है कि आपका रेवेन्यू बुक हो गया, भले एक्सपेंडिचर आपका हर महीना फिक्स्ड ही रहता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस साल में जो भी प्रॉफिट हुआ है ना, वो प्रॉफिट के लिए एफर्ट पी का भी उतना ही है. अक्टूबर नवंबर दिसंबर अपन आर्ग्यू कर सकते हैं कि पी नहीं है, पर मेरा नेचर ऑफ द बिजनेस ही वैसा है कि मेरा रेवेन्यू बुक हो गया. 9 महीना तो बहुत है, 9 महीने में मेरा रेवेन्यू बुक हो गया, तो बिजनेस का नेचर ही ऐसा रहेगा. करके पार्टनर लोग ने ऐसा डिसाइड किया कि भाई तीनों में से अगर किसी का भी डेथ हो गया ना, तो वो साल का जिस साल में उसका डेथ हुआ, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द डेट ऑफ डेथ, वो साल का जो भी प्रॉफिट रहेगा, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, दैट शुड नॉट बी अप to the date of death, it should be clearly there. It should be calculated up to 31st December following his death. I hope it is very clear, yeah? Anyway, देख, लॉजिक इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. बट एक चीज याद रखना, अगर पार्टनर लोग ने कुछ डिसाइड किया है और अगर वो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है, तो वेदर यू लाइक द लॉजिक, यू डोंट लाइक द लॉजिक, वेदर यू नो द लॉजिक, यू डोंट नो द लॉजिक, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. इट इज फाइनल. सो यू टू स्ट्रिक्टली फॉलो व्हाट इज रिटन. यस सर, ऑफ कोर्स. सेंटी थोड़ी होने का अपना जॉब जाता है. मैं अकाउंटेंट है भाई. अगर ये नहीं दिया रहेगा तो ऑब्वियसली मैं डेट ऑफ डेथ का ही करेगा. ये तो ठीक है, ये 30 सितंबर को टपका है, 2 जनवरी को टपकता तो क्या साल भर का ऐसे ही फ्री में प्रॉफिट इसको देगा? किया क्या उसने, 1 जनवरी को तो ऑफिस बंद था, 2 को सुबह निकल लिया, तो मैं उसको थोड़ी साल भर का प्रॉफिट देगा. सो अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो इट शुड बी फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड स्ट्रिक्टली अप टू द डेट ऑफ डेथ. अगर ये प्रोविजन दिया है ना, अगर 1 जनवरी को टपक गया तो डेफिनेटली आपको पूरा साल का देना ही पड़ेगा. डिपेंड्स कि 31 की नाइट को उसका कार का एक्सीडेंट अगर 11:59 तक हुआ रहेगा तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 12:01 पे अगर एक्सीडेंट हुआ रहेगा, ऐसा अगर किसी आरटीओ के सीसीटीवी में आ गया रहेगा तो डेफिनेटली पूरा देना पड़ेगा. डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. समझो रात को 11:30 बजे हो गया एक्सीडेंट, एकदम आईसीयू में सीरियस है, तो अपन उसको मिलने के जाने का. उसकी बीवी जाके बोलेगी बुढ़े मरना नहीं 12 बजे तक, 12-1 तक जा ताकि मेरे को पूरा साल का शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा. अब तो जाने वाला तो है ही, थोड़ा रोक के रख, बस अभी 12 बजने ही वाला है. जैसे 12 के ऊपर गया, एज पर द डीड फुल ईयर का प्रॉफिट मिलेगा. आई डोंट नो, मतलब जब भी डेथ वगैरह का कोई एग्जांपल लेता है एक्सीडेंट का, बहुत लोग सेंटी हो जाते हैं. अरे डेथ इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ, इसमें सेंटी क्या होने का यार, खाली प्लेनेट चेंज करने का है. इधर के प्लेनेट से कंटाल जाते हो. एंड बिलीव मी, यू टॉक टू एनीबडी हु इज नियरिंग टू डेथ, ही डजंट हैव एनी रिग्रेट इन द लाइफ. ओनली कंडीशन इज ही शुड बी मैरिड. सो उसके बाद कोई इश्यू ही नहीं है जाने में, उसको पूछ लेना कभी भी. छोड़ो यार, तुम लोगों ने बहुत सेंटी हो, 2 साल के बाद तुमको समझेगा मैं क्या बोल रहा है. एनीवे, अरे 2 साल के बाद मैच्योर हो जाओगे बेटा. तुम लोग का जो अभी का एज है ना, वो मैच्योरिटी नहीं है. बिटवीन 16 to 20 इज नॉट मैच्योरिटी. अभी का एज मैच्योर नहीं है. एक बार बड़े हो जाओगे, सोचना चालू करोगे, माइंड थोड़ा स्टेबल होएगा, देन द मैच्योरिटी विल कम. देन यू विल बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग योर लाइफ पार्टनर. आज दिमाग चलता नहीं है, बहक जाता है दिमाग, बहक जाता है. तो मैच्योरिटी हमेशा 20 के बाद आता है, ऐसा साइंस में लिखा हुआ है. आई बिलीव इन दैट. मैं भी तभी मैच्योर हुआ था. अच्छा, ए चलो यार फटाफट. सो वर्किंग नंबर 1, पीछे जाओ फटाफट वर्किंग में. वर्किंग नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन पीस कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन पीस कैपिटल, ये सब में बहुत सारा वर्किंग आएगा. सो इंटरेस्ट ऑन पीस कैपिटल, अंडरलाइन दैट. 8/100
8/100 into 30,000 into बोलो into 12/12 क्लियरली दिया हुआ है 12 महीने का फटाक से फिगर बोलो 2400 नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है आई वांट टू कंप्लीट ऑल द वर्किंग एक बार वर्किंग हो गया देन कैपिटल अकाउंट इज वेरी इजी अब नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है शेयर इन प्रॉफिट नहीं आई वांट टू कंप्लीट दिस नंबर 4 आई वांट टू कंप्लीट दिस नंबर 4 बोलो एवरीबॉडी नंबर 4 क्या है upon the death of the partner is credited with his share of profit interest and capital calculated up to 31st December अब बता इसका शेयर इन प्रॉफिट अपन जनरली शेयर इन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं इफ यू रिकलेक्ट लास्ट 2-3-4 साल का एवरेज वैसा कुछ दिया रहता है बट इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा क्यों क्योंकि आपको 2020 का प्रॉफिट दिया हुआ है ये रहा देखो उसका डेथ हुआ है 2020 में और आपको 2020 का पूरा प्रॉफिट दिया हुआ ही है मतलब ये सब कैलकुलेशन ये लोग कर कब रहे हैं आर दे डूइंग द कैलकुलेशन ऑन 30th September विच इज डेट ऑफ डेथ और आर दे डूइंग द कैलकुलेशन ऑन 31st December एग्जैक्टली क्योंकि आपने लास्ट लाइन भी अगर पढ़ा रहेगा लास्ट पैराग्राफ भी ध्यान से पढ़ा रहेगा वहां पे लिखा हुआ है अमाउंट पेएबल टू पीस लीगल हेयर एज ऑन 31st December 2020 वहां पे भी क्लियरली दिया हुआ है यस एवरीबॉडी चलो तो कैसे कैलकुलेट करोगे एम आई सपोज टू टेक द एवरेज ऑफ द पास्ट ईयर्स नो सो आपका वर्किंग नंबर 2 पीस शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट्स पीस शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट्स कितना आएगा बताइए हाउ डू यू कैलकुलेट 13,470 is a share in profit ये फाइनल प्रॉफिट है आर यू श्योर आपने ध्यान से शायद पढ़ा नहीं है देखो आपको क्या दिया हुआ है द ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हाट आई सजेस्ट आई एम सीइंग मेनी ऑफ यू लुक टायर्ड टू मी अपन क्या करते हैं इधर होल्ड करते हैं ये प्रॉब्लम मैं कल करूंगा प्रॉपरली तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज होमवर्क करना 4 होमवर्क नहीं करना आई वांट टू डू इट या विल कंटिन्यू टुमारो वी हैव लॉट ऑफ टाइम टुमारो 9 to 1 कल का लेक्चर 1:30 तक जा सकता है आज ही बोल देता हूं बिकॉज टुमारो आई विल कंप्लीट दिस प्रॉब्लम एंड 5 प्रॉब्लम्स ऑफ डिसोल्यूशन जल्दी स्टार्ट करते हैं एवरीबॉडी विल मीट एट 8:55 अच्छा कितने बजे बोलो 7:30 करूं 7:30 7 बजे में नहीं आएगा ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है बीवी बहुत भड़कती है यार 7:30 से पहले में नहीं आएगा 7:30 ठीक है वी मीट एट 7:30 टुमारो 7:30 या 9 नहीं 7:30 थैंक यू फॉर दैट 7:30 to 6 प्रॉब्लम्स एक रिटायरमेंट का और 5 डिसोल्यूशन का जैसे 6 प्रॉब्लम खत्म हुआ दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर